जनाब, आप खुद टीचर हैं और खुद आप नियम का उल्लंघन करते हैं। लोगों का एक सवाल लगातार रहता है, हम लोग जब फील्ड पे भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पल्लव सर का वीडियो नहीं आ रहा है। क्या खिलाते हो? 1.5 लाख की बाइक लिए हो और आप 500 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते। मैं पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए ये सब चीजें दुर्ग में कर रहा हाँ, था। लोगों का बहुत कहना था जो ये। काफी क्रिटिक्स हैं वो इन बातों को रखते हैं। उसी से जुड़ा एक चीज़ ये भी था कि ये बताया गया जब आप यहाँ पर आकर के वीडियो नहीं बनाते तो ये भी लोग कह रहे थे कि कोई निर्देश शायद ऊपर से आया है और उन्हें रोका गया है कि अब ये सब ना करें। इस तरह सर आप चुनाव लड़ लीजिए सर। आप तो नहीं पीते ना। चलो महादेव ऐप है, हमने थोड़ी देरी करी तो 10 से 15 हजार करोड़ लोगों का जो है गाड़ी कमाई जो है ये लुटेरों के हाथ में चली गई। पूजा का तलवार है, अरे इसकी पूजा करते हो। कांस्टेबल वाली रहती है कि वो 100 रुपए मांग रहा है, 200 रुपए मांग रहा है। ये छवि जो है कहीं ना कहीं उन 90% पुलिस वालों को जो ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं उनकी छवि भी खराब करते हैं। क्या बोल के हम लोग आज निकलेंगे, आतिशबाजी करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, ऐसा बोल के बुलाए थे। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। जब आप गूगल करेंगे और गूगल पे लिखेंगे कि एसपी के काम क्या होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के काम क्या होते हैं, तो वो एक टैग आता है, उसमें ये लिखा रहेगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और शांति बनाए रखना। इन्हीं के साथ हम एक ऐसे एसपी से मिले थे जो अपने नए तरीकों से, एक पूछताछ का अंदाज तो अलग था ही, अपने नए तरीके के साथ वो कानून व्यवस्था बना रहे थे, बरकरार कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। थे का जिक्र उन लोगों के लिए जो दुर्ग भिलाई से वास्ता रखते हैं, और थे का जिक्र इसलिए भी क्योंकि अब जिनका मैं नाम लूँगा उनका नाम लेते ही आप सब, हालांकि मेरे इंट्रो से आप लोग जान गए होंगे मैं किनका नाम, लेकिन एक रिवाज होता है इंटरव्यू में मिलवाने का। तो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी हैं और इसीलिए थे का जिक्र इसलिए हो रहा था दुर्ग भिलाई वालों के लिए। लगातार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पल्लव सर कहाँ हैं, पल्लव सर को लाया जाए, इस तरह के कमेंट्स हमें हर दिन देखने को मिलते हैं जब कोई खबर आती है। तो एक मैं यूँ कहूँगा कि एक मासूम से भोले से चेहरे के पीछे जो तेज तर्रार दिमाग, और उस दिमाग के साथ जब वो दंतेवाड़ा में नक्सलियों का काल बने और भिलाई दुर्ग में रह कर के महादेव ऐप जैसे जो एप्लीकेशंस थे उनका बुरा हाल किया, ऐसे डॉक्टर अभिषेक पल्लव के साथ आज दोबारा मौका मिला है हम लोगों को, क्योंकि लगातार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अटेंड करते ही थे, आज बहुत दिन बाद मौका मिला। सर धन्यवाद, आपने समय दिया इसलिए। धन्यवाद इतना डिस्क्रिप्शन देने के लिए। सर जब भी कोई ऐसा कांड होता है, जब भी कोई ऐसा कोई केस आता है तो सबसे पहला कमेंट होता है डॉक्टर अभिषेक पल्लव को बुलाओ यार, ऐसा रहता है। जनता का प्यार रहा है दुर्ग भिलाई में। 1 वर्ष के मेरे छोटे ड्यूरेशन में लगातार हम लोगों ने ड्रग एडिक्शन हो, ऑनलाइन बेटिंग, महादेव ऐप जैसा जिक्र किया आपने, नाफूर बन गया था, 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, उसमें कार्रवाई की गई, या फिर ट्रैफिक वायलेशंस के लिए हो, जो साइबर ठगी हो रही थी उसको अवेयरनेस की बात हो। आप समझ सकते हो अवेयरनेस कैंपेन का इतना फ़ायदा हुआ कि भारत सरकार ने भी उस चीज़ को समझा और अभी तक कम 10 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए जा चुके हैं, लाखों अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। जो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में लोग जान पाए हैं। हाँ, डेली पर सैकड़ों कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर हमने तुरंत 1390 पे लॉन्च किया कंप्लेंट और हमारे 25,000 रुपये होल्ड हो गए, वापस हो गए, 50,000 वापस हो गए। तो आप लोगों ने वीडियो भी बनाया था, वीडियो बनाया था कैसे कैसे होती है, क्योंकि मैसेज बहुत बार आते हैं लेकिन लोग उससे समझ नहीं पाते। जब हम लाइव देखते हैं कैसे ठगी होती है तो हर आदमी एसोसिएट कर पाता है उस चीज़ के साथ। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है कि जब उस टाइम महादेव ऐप के ऊपर हमने कार्रवाई शुरू की तो काफ़ी लोग बोलते थे कि सर कुछ फटोरियों को पकड़ने से ये क्या फ़ायदा होगा, ये ऐप कभी बंद नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं अब 6 महीने बाद उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कार्रवाई की, 30 से ज़्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक किए गए, जो उनके मास्टरमाइंड हैं वो पकड़े जा रहे हैं, रवि उत्पल पकड़े। तो बिल्कुल यदि हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं क्राइम की तरफ तभी वो क्राइम रुक पाता है। यदि हर व्यक्ति सोचे मेरे छोटे से कदम से क्या होगा, यदि हर व्यक्ति एक कदम उठाएगा तभी जो है हम क्राइम की तरफ बढ़ पाएंगे। और क्योंकि दुर्ग भिलाई आपने कहा एजुकेशनल कैपिटल है, लोग वहाँ वाइब्रेंट हैं, यूथ हैं, यूथ की एनर्जी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है और सभी को देश से बहुत प्रेम है, सब समाज के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं।
यदि हम उनकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करें तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लोगों का एक सवाल लगातार रहता है, हम लोग जब फील्ड पे भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पल्लव सर का वीडियो नहीं आ रहा है। इवन मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा एक दोस्त है, मैं लखनऊ गया हुआ था शादी में, मेरा एक दोस्त है अनिल, उन्होंने मुझसे कहा, वो लखनऊ, वो कभी भिलाई नहीं आए, दुर्ग नहीं आए, उन्होंने कहा यार वो तुम दुर्ग से आते हो, वहां पर डॉक्टर अभिषेक पल्लव हैं, उनकी वीडियो आजकल नहीं आ रही है। मतलब लखनऊ, एमपी, भोपाल, ऐसे यहाँ से लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं। इंटरनेट की दुनिया में पूरा दुनिया एक छोटा सा गांव बन गया है। मुझे फ़ोन कभी कभी तमिलनाडु से आते हैं, केरला से आते हैं, जो लोग हिंदी ठीक से नहीं जानते हैं वो भी टूटी फूटी समझ के कॉल करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भावनाएं होती हैं वो जगह जगह फैलती हैं। जहाँ तक वीडियोस कम आने का बात है, हर जगह की अपनी तासीर होती है। मैं दंतेवाड़ा में था तो वहाँ पे मैं लोन वराटू अभियान लॉन्च किया था, जिसमें 1000 माओवादियों ने एक साल में आत्मसमर्पण किया, 100 से ज़्यादा माओवादी न्यूट्रलाइज हुए। उसके बाद दुर्ग आया तो दुर्ग में क्योंकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे क्राइम उस तरह के थे कि उसकी आवश्यकता थी। जब मैं कवर्धा में भी पोस्टिंग हुई है, कबीरधाम जिला है, ये कॉमनली सेंसिटिव जिला था। मुझे खुशी है पिछले 6 महीने में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के बीच में सौहार्द रहा। तो हर जगह तरीका अलग होता है काम करना। निश्चित रूप से कहीं दोबारा बड़े शहर में काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से वीडियोस जो है वो दोबारा जनता को देखने को मिलेगा। तो अपना अपना एक तरीका होता है, उसी तरीके में एक फॉर्मूला निकाला जाता है कि भाई ये तरीका जो है अव्वल दर्जे का था, तो इसके हिसाब से जिले में काम किया जाए। तो सर जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के आपके आने के बाद अभी भी व्यवस्था जो है उस समय तक सुचारू रूप से थी, लेकिन अभी थोड़ी सी डगमगा गई है। कारण ये है कि क्या है कि जो बिहेवियर जो चेंज है वो स्लो प्रोसेस है। लगातार हम फोकस करते रहते हैं तभी बिहेवियर चेंज होता है। कानून के डर से ज़्यादा लोगों को पुलिस का डर है। जब हम एक दूसरे को टोकना शुरू करेंगे, समाज सामने आएगा, तभी ये चीज़ें कम होंगी। मुझे ध्यान है, मैं अभी फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था तो मैं जब रनवे पे प्लेन चल रहा था तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। बगल में एक जागरूक नागरिक बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि साहब ये फ़ोन बंद कर लीजिए, नहीं तो रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक होगा, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तुरंत मैंने उसको बंद किया। तो होता क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसकी हम वैल्यू नहीं करते, सीट बेल्ट लगाने का, हेलमेट लगाने का। यदि घर में हर व्यक्ति टोकना शुरू करे, क्योंकि जान जाती है तो सबसे पहले तो घर वाले की, जो परिवार नियर परिवार वाला होता है, उनको नुकसान होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम कोई गलत काम देखें तो हम उसमें आवाज़ उठाएं, उस आदमी को समझाने की कोशिश करें, सभ्य ढंग से समझाएं। ना समझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी बार हमें ये भी ध्यान देना है कि काफ़ी लोग नशे के हालत में रहते हैं। उन्हें यदि हम कुछ समझाइश देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो हमें चाकू मार दे, हो सकता है हमारे ऊपर हमला कर दे। तो हमें माहौल देखते हुए अपने, लेकिन हमें हमेशा यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे बोलना चाहिए, टोकना चाहिए। यदि हर आदमी ऐसा करेगा तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। आपने एकदम से ज़मीन तैयार कर दी थी वहाँ पे, महादेव ऐप जब लगातार पकड़े जा रहे थे लोग उससे जुड़े हुए, तो आपने एक ज़मीन तैयार की, उसके बाद सबमिट करके जो ईडी को सौंपा, ईडी ने फिर कार्रवाई शुरू की, उनके लिए आसानी हो गई ये सारी चीज़ें। हर क्षेत्र में क्या उस तरह की ज़मीन तैयार होनी चाहिए? बिल्कुल। हम जब भी कोई अपराध शुरू होता है, यदि उसको हम बड में ही यदि उसी टाइम जब वो जड़ से पेड़ पौधा पनप रहा हो उसी टाइम उसको हम बंद कर दें तो हजारों लाखों लोग जो जुल्म का शिकार हो सकते हैं, बच सकते हैं। एक टाइम चिटफंड यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। हमने सही समय पे उस पर कार्रवाई में थोड़ी देरी हुई या विलम्ब हुई या समझने में हमें देरी हुई तो कितने हजारों लोग इसके जो है चपेट में आ गए। ऐसे ही महादेव ऐप है, हमने थोड़ी देरी करी तो 10 से 15 हजार करोड़ लोगों का जो है गाड़ी कमाई जो है ये लुटेरों के हाथ में चली गई। वैसे ही साइबर अपराध है, यदि हम अपनी शिकायत करेंगे तभी मालूम चलेगा कि कितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि साइबर कंप्लेंट में लोग शिकायत करते ही नहीं, लोगों को अपेक्षा ही नहीं थी। लोगों को लगता था कि हमें ठगी हो गई तो पैसा कभी वापस मिल ही नहीं सकता। अब जब हम 1930 पे साइबर कंप्लेंट करते हैं 10 से 20% लोगों को पैसा वापस मिलता है। लोगों को मालूम चलता है कि जितनी जल्दी हम शिकायत करेंगे उतनी जल्दी हमें पैसा मिलेगा और पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो और फ्रॉडस्टर्स को यदि ऐसा लगेगा कि लोग जागरूक हो गए तो वो फ्रॉड का धंधा छोड़ देंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, बदनामी होगी, तो उनको डर बैठेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि कानून में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। एक परसेप्शन है हमें अंदर से, हम बेखौफ, यदि हमें लगता है कानून व्यवस्था अच्छी है तो हम देर रात काम पर जाते हैं, हम देर रात घूमते हैं, होटल जाते हैं, पार्क जाते हैं, तो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी
काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रो करती है। तो कानून व्यवस्था किसी भी समाज के ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पुलिसिंग को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और बहुत ज़रूरी है विजिबल पुलिसिंग। हम जो काम कर रहे हैं वो जनता को दिखना भी चाहिए। हाँ। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पुलिस काफ़ी काम करते हैं, लेकिन हमारी इमेज जो है वो ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल वाली रहती है कि वो 100 रुपये मांग रहा है, 200 रुपये मांग रहा है। ये छवि जो है कहीं ना कहीं उन 90% पुलिस वालों को जो ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं उनकी छवि भी खराब करती है। तो बहुत ज़रूरी है हम जो काम करें उसको प्रदर्शित भी करें, हम जो है जनता तक उस बात को पहुंचाएं। और 21st सेंचुरी में इंटरनेट आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। सोशल मीडिया, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, पहले ऑरकुट था, ऑरकुट से फेसबुक आया, फेसबुक से कुछ और आएगा, ट्विटर, बस नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। और AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इसका हम पॉजिटिव यूज हम नहीं करेंगे तो फ्रॉडस्टर्स इसका नेगेटिव यूज शुरू कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि पुलिस जो है नई टेक्नोलॉजी को पहले खुद समझे। जब हम खुद ही उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो उस पर होने वाले फ्लॉज को हम नहीं समझ पाएंगे, और हम उस टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव यूज करें। कहीं ना कहीं पुलिस एजेंसीज जो है, हम सोशल मीडिया से डरते हैं, भागते हैं, हमें अपने काम को प्रदर्शित करना चाहिए। कवर्धा सर ग्रामीण क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पर जैसे आप दुर्ग में थे, आप लोगों को जिस तरह से समझाते थे, प्रोग्राम बना करके चलते थे कि ये कार्यक्रम यहाँ होंगे, इस क्षेत्र में होंगे, कैंप क्षेत्र में होंगे, रामनगर में होंगे, यहाँ पर क्या ऐसे प्रोग्राम आप लोग बनाए हैं? बिल्कुल, यहाँ भी, क्योंकि जस्ट मैं आया उसके बाद यहाँ चुनाव सामने था, काफ़ी सारे त्यौहार थे, कॉम्युनली सेंसिटिव जिला था, तो हमने जगह जगह गाँव में बैठ के लोगों को जो है कॉम्युनल सहोदय के बारे में बातचीत की। यहाँ पे शराब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, शराब के ऊपर काम किया। बहुत ज़रूरी है कि शराब में भी जैसे ट्रैफिक का है, शराब के लिए भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शराब पे इफेक्टिव कार्रवाई के साथ साथ लोगों को अवेयर नहीं करेंगे उसके हजार्ड्स के बारे में, कैसे हमें रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो गांव के हैं अलग, यहाँ ज़मीन विवाद काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़मीन विवाद होते हैं, पट्टों को लेके विवाद होते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो है प्रिमिटिव ट्राइबल्स रहते हैं, बैगा ट्राइबल्स रहते हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना। अंदरूनी क्षेत्रों में हम लोग मिले, यहाँ मध्य प्रदेश से कान्हा से फटा हुआ जो पोर्शन है वहाँ पे नक्सल भी समस्या है, तो वहाँ भी जनता को स्पोर्ट्स के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से अपने साथ जोड़ना। तो हर जिले का एक अपना प्रायोरिटी होता है, वहाँ के लोगों के लिए, लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए अपना एक तरीका होता है। कहीं ना कहीं ये बात भी आई कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए ये सब चीज़ें दुर्ग में कर रहा था। लोगों का बहुत कहना था, जो काफ़ी क्रिटिक्स हैं वो इन बातों को रखते हैं। उसी से जुड़ा एक चीज़ ये भी था कि ये बताया गया जब आप यहाँ पर आकर के वीडियो नहीं बनाते, तो ये भी लोग कह रहे थे कि कोई निर्देश शायद ऊपर से आया है और उन्हें रोका गया है कि अब ये सब ना करें। इस तरह की कोई स्पष्ट निर्देश कहीं से नहीं आया। निश्चित रूप से शासन से सोशल मीडिया के कुछ रेगुलेशंस आए थे कि सोशल मीडिया में क्या चीज़ पुलिस पर सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते कंडक्ट रूल्स में। लेकिन जहाँ मैंने फिर कहा कि जहाँ जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ वो चीज़ किया जाएगा, क्योंकि दुर्ग में, क्योंकि वो एक बड़ी आबादी है, 25 लाख की आबादी है, बड़े क्राइम्स होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, नेशनल हाईवे वहाँ से पास करता है, तो वहाँ के प्रायोरिटीज़ अलग है। वहाँ एजुकेशनल कैपिटल है, बच्चे हैं, यूथ है। निश्चित रूप से अवेयरनेस वीडियोस में जो अभी भी बनाए जा रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि एक अच्छी टीम बना के साइबर अवेयरनेस के ऊपर, ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर, क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं काफ़ी नवविवाहिता जो हैं वो खुद को आग लगा ले रही हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर ले रही हैं, काफ़ी सारे 498 ए के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। काफ़ी समय देखा जाता है कि पुरुष भी पीड़ित रहते हैं, उनके परिवार वाले भी पीड़ित रहते हैं, सबके अपने एंगल्स रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उन इश्यूज को भी हम उठाएं। जो भी चीज़ समाज में लोगों को परेशान कर रहा है, जहाँ पुलिस का इंटरफेस है, उन सब इश्यूज को उठाने से जो है पुलिस की छवि भी बढ़ेगी। और जो एक बात आती है कि पुलिस हमेशा केवल क्रिमिनल्स के साथ हैंडल करती है, ऐसी बात नहीं है। हर सामान्य व्यक्ति को कभी ना कभी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। आप एक नागरिक के रूप में सोचें तो साल में कम से कम 3 से 4 बार हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। यदि एक सरकारी एजेंसी है जिससे सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है वो पुलिस का होता है। पुलिस जो है एक नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन है। पुलिस का काम एक गोलकीपर की तरह है। हम 24 घंटे हमें एक्टिव रहना है, लेकिन कभी बॉल छूट जाती है तो हमारा क्रिटिसिज्म भी होता है। पुलिसिंग काफ़ी ग्रे एरिया है।
वो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, काफ़ी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल। तो आज जो चीज़ सही है वो कल वो चीज़ सार्थक हो ना हो कहना बहुत मुश्किल है। और काफ़ी चीज़ें जो हम डिसीजन हम जब हम कुछ नई चीज़ करते हैं तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसके क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हम कोई नई चीज़ करें तो लगातार जनता से फीडबैक लें, अपने लोगों से फीडबैक लें, उस पर करेक्टिव मेजर्स लें और आगे बढ़ें। लेकिन निश्चित रूप से दुर्ग में जो पुलिसिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया गया वो सफल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यूट्यूब पे जो छोटे छोटे शॉर्ट्स बन के जो बने हैं उसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों ने उनको व्यू किया। आप समझ सकते हैं कि यूरोप की इतनी आबादी नहीं होती जितनी यहाँ पर लोगों ने यहाँ यूरोप के काफ़ी देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। तो निश्चित रूप से लोग उसको देख रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं। और जब भी आदमी कोई चीज़ देखता है तो आदमी के अनकॉन्शियस माइंड में कुछ बात जरूर आती है कि इसको मुझे ऐसे चेंज करना चाहिए, तो उस इंटेंशन के साथ वो व्यक्ति देख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिसिंग को हम बहुत रॉ ना रखें। हम जो अपनी बातें रखेंगे आज के टाइम में, यदि हम उसको थोड़ा एंटरटेनिंग ना बनाएं, उसको हम थोड़ा लाइट ना रखें, क्योंकि व्यूअर को आपकी बात जब वो देखेगा तभी तो वो सुनेगा तभी समझेगा। बिल्कुल। तो उसकी तक बात पहुंचाने के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट भी देना जरूरी है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मूवीज जो बनती हैं वो क्राइम को लेके हैं, वेब सीरीज, थ्रिलर, सब क्राइम को लेके हैं। जो मतलब सच्ची कहानियों को थोड़ा घुमा फिरा के बनाते हैं वो इतनी पॉपुलर है। तो यदि हम सच्ची कहानियों को दिखाएं तो लोगों के मन पे कितना उसका फर्क पड़ेगा। इससे पहले कभी भी क्राइम की ऐसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने देखी नहीं। दुनिया में शायद पहली बार हुआ है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ट्रांसपेरेंसी का इससे हाईएस्ट लेवल कुछ नहीं हो सकता। जो क्रिमिनल है वो आता है, वो अपनी बात रखता है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। काफ़ी बार पहले ऐसा होता था कि जो भी क्रिमिनल जेल जाता था वो बोलता था हमें तो पुलिस वालों ने गलत केस में फंसा दिया, हमें तो मारपीट के उगलवा लिया। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी पुलिसकर्मियों ने बोला सर वो नहीं मानेगा तो क्या होगा। मैंने कहा जिसने अपराध किया होगा तो जरूर मानेगा। हमें जरूरी है कि पुलिस पर्सनल्स को इंट्रोगेशन स्किल्स हम सिखाएं, नेगोशिएशन स्किल्स सिखाएं, क्राउड मैनेजमेंट सिखाएं। ये सब सॉफ्ट स्किल्स आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी में हम किस तरह से भीड़ को प्यार से समझा सकें और उसको अपने साथ खींच सकें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। आपके साथ कई बार वहाँ भी हुआ, दंतेवाड़ा में भी हुआ था एक बार, और वहाँ पे ये हुआ कि कुछ फैमिलीज थी जिनके बच्चे इन्वॉल्व हो गए थे इन सारी चीज़ों में। उसके बाद जब आप उन्हें छुड़वा कर लाएं, उसके बाद वो आपसे आकर के बाकायदा और मिलने भी आते हैं। अभी भी ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल, अभी भी कवर्धा आ गया हूँ। जब मैं दुर्ग था तो भी काफ़ी लोग आते थे दंतेवाड़ा से मिलने के लिए। मैं शायद पहला IPS हूँ जिसका पर्सनल नंबर पब्लिक है 7898815399। काफ़ी लोग इसको फाइबर हेल्पलाइन समझते हैं, काफ़ी लोग इसको स्ट्रेस हेल्पलाइन समझते हैं, काफ़ी लोग आप यूट्यूब से जब आप कनेक्ट हुए थे और जब सारे मीडिया वाले दुर्ग भिलाई में जितने थे सब आ गए थे, तो होता ये था आपके पास तो कॉल आते ही थे, साउथ से हो, तमिलनाडु से, केरल से, हम लोगों के पास भी कॉल आ रहे थे कि वो सर से कांटेक्ट करा दीजिए, हमारे ये समस्या हो गई। लोग साहब सोचिए कितना परेशान रहते हैं, परेशानी में उन्हें पता नहीं है उन्हें कहाँ कॉल करना है। जब हमारे ऊपर कुछ बीतता है, क्राइम होता है या हमारे ठगी होती है, तो हम कितना परेशान होते हैं। उस परेशानी में यदि कोई हमारी बात सुने, हमें हेल्प करने की कोशिश करे तो काफ़ी सुकून सा मिलता है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि डेली जो हज़ारों कॉल्स आते हैं मैं सबको रिप्लाई बैक करता हूँ। वो 1000 आदमी में कम से कम मेरी 30-40 आदमियों का भी भला हो पाए। तो आप समझ सकते हैं 300 दिन में करीब हज़ारों लोगों का भला हो पाता है। तो भगवान ने ये मौका दिया है मुझे बिल्कुल जनता से जुड़ने का। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जितने सोशल मीडिया हैं, अपने YouTube चैनल्स हैं, जिन्होंने उस चीज़ों को प्रदर्शित किया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मीडिया से भागे नहीं, मीडिया के साथ कोलैबोरेट करें और अपनी चीज़ों को पहुंचाएं, जिससे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर पुलिस का डर बैठे और जो सामाजिक लोग हैं उनसे पुलिस का भय भागे और वो हमें कोलैबोरेट करें, मदद करें। और जब तक जनता से सहयोग नहीं मिलेगा अपराध से लड़ना संभव नहीं। बिल्कुल। शॉर्ट फिल्म भी कुछ आ रही थी क्या सर? अभी ऐसे सुनने में आया था। निश्चित रूप से कुछ आंध्र प्रदेश में कुछ मूवीज, तेलुगु मूवीज बनी हैं, उसमें जो है डेडिकेट आपको किए हैं। बिल्कुल, हम काफ़ी लोग आते हैं जो कि स्टोरी के बारे में, क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है, काफ़ी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आते हैं, मिलते हैं मेरे से। काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, काफ़ी यूट्यूब सीरीज बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रहे हैं क्राइम के बारे में, कैसे क्राइम होता है, क्या होता है, क्रिमिनल कैसे बनता है। क्योंकि क्राइम एक बहुत ही इंट्रूगिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसे हर आदमी का पाला पड़ता है।
यदि हम बाहर निकले हैं, हमारे साथ रोड में एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैफिक रूल फॉलो ना करें तो हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा कोई फ़ोन गायब कर सकता है, हमारा कोई पर्स गायब कर सकता है। कैसे हम चोरी से बचें, कैसे हम डकैती से बचें, या कैसे हम छुट्टी में जाएं तो अपने घर को सुरक्षित रख पाएं। हर छोटी छोटी चीज़ें यदि हम सुनते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मदद करती है। क्राइम में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, लेकिन यदि हम सारे सेफगार्ड्स को फॉलो करें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, और हम समझ सकते हैं यदि एक मिडिल क्लास आदमी है, सोचिए उसके घर में चोरी हो जाए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की, उस पर क्या बीतेगी। काफ़ी लोग सोना चांदी घर में रखते हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए काफ़ी लोग कैश रखते हैं, कुछ काम के लिए रखते हैं। अभी तक लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई यदि सोना चांदी है तो हम लॉकर में जाके उसको रखें, जब जरूरी, बिल्कुल ज़रूरी हो तो उसी को लेके आएँ, जितना हमें पहनने की आवश्यकता हो उतना ही हम रखें। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता रहता है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। जब इस तरह की कहानियाँ हम सुनते हैं, लाइव देखते हैं, तो आदमी वो चीज़ जानता है और जाके उसको वो करता है। जब मैं भिलाई में हूँ, काफ़ी लोग जब भी फ़ोन करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ तो काफ़ी टीचर्स मुझे बोलते हैं साहब मेरा बेटा, अपना बेटा हेलमेट नहीं पहनता था। अभी मैं बेटे के DPF भिलाई में PTA मीटिंग में गया था, वहाँ पे मुझे एक टीचर बोली कि सर वो मेरा बेटा तो भी नहीं सुनता था हेलमेट पहनने, जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है उसने वो हेलमेट पहन के निकलता है। तो आपके किसी भी अवेयरनेस कैंपेन से 100% इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि कुछ लोग भी उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, कुछ जाने भी बचेंगी, तभी समाज जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। सर भिलाई वाले, दुर्ग वाले तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत लोग हैं जो आपसे कनेक्ट थे वहाँ, और अब ये हुआ कि जब आप यहाँ आए हैं, वीडियोस आने बंद हो गए हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अब हम समस्या क्या उसी नंबर पे बताएंगे अभी भी, या बता सकते हैं कि नहीं? तो एक बार आप क्लियर बता दीजिए कि अभी भी आप, किसी को कोई भी समस्या है वो मेरे पर्सनल नंबर 7898815399 पर कॉल कर सकता है। कम से कम क्या एडवाइस हो सकती है, क्या उसका लीगल एंगल हो सकता है, कैसे उसको वो परस्यू कर सकते हैं, वो जानकारी उनको मिल पाएगी। क्योंकि पुलिसिंग जो है वो अपनी कंप्लेंट थाने में रजिस्टर की जाती है, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट की चीज़ें स्टेट में ही फाइल की जा सकती हैं। लेकिन कैसे आगे बढ़ना है, क्या इसका सोल्यूशन है, क्या इसके नुकसान हैं, ये आप जान सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको अपने समस्याओं का कुछ ना कुछ निदान जरूर मिलेगा। ठीक, तो ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जिन्होंने कहा कि अवेयरनेस के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। 100 लोग इसमें 100% लोग नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो भी 10% होंगे उनके ज़रिए और 10 होंगे, और इस तरह से कारवां बढ़ते रहेगा, चीज़ें ठीक एक ना एक दिन ज़रूर होंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर से लौटूंगा खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ और ऐसे इंटरव्यू के साथ। शुक्रिया।